ओके, हेलो एवरीवन। हम लोग आज ट्रांसलेशन का वेरी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें सारी जो मशीनरी इन्वॉल्व होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम लोग वो पार्ट्स शुरू कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग के आज के टॉपिक में डील होगा ट्रांसलेशन मशीनरी का पूरा इंट्रोडक्शन, एमआरएनए का जनरल स्ट्रक्चर, ओपन रीडिंग फ्रेम और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए डिफर्स फ्रॉम द यूकैरियोटिक एमआरएनए, कोजैक, एसडीएस सीक्वेंस और वो सारी बातें जो कि एक्चुअली में एक इफ़ेक्टिव ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी हैं एमआरएनए के कंटेक्स्ट से। तो हम लोग अगर देखें ट्रांसलेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसलेशन प्रोसेस पर पहुंचने से पहले अगर हम लोग प्रीवियस प्रोसेस को देखें तो हम लोग देखते हैं कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि पैरेंटल जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो किसमें इंफॉर्मेशन को कैरी आउट कर देता है डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, राइट। हमें ये नया डीएनए मिल जाता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। पर अगर आपसे कहे कि ये इन्फॉर्मेशन किस में आई तो अगर पेरेंट में न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी तो डॉटर स्ट्रैंड में भी वो न्यूक्लियोटाइड्स को ही आगे बढ़ाता है, राइट। तो उसी तरीके से रेप्लिकेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये प्रोसेस है, राइट, अ बिग इवेंट यू कैन से। तो यहाँ पे जो कोड्स थे वो कोड न्यूक्लियोटाइड कोड ही फिर से एमआरएनए में जाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी अगर हम देखें फ्रॉम द रेप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन, यानी जब आपका एमआरएनए बन जाता है तो भी आपको मिल क्या रहा है, न्यूक्लियोटाइड ही मिल रहा है। पर ट्रांसलेशन जब आता है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पे जब आपका ट्रांसलेशन के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है या प्रोटीन बन रहा है उसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में जा रही है, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जाना इट्स ओके, न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लियोटाइड तक जाना इट्स ओके, पर न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कैसे जा रही है। तो फिर ये वाला जो थॉट था ये फ्रांसिस क्रिक ने एक आइडिया पुट ऑन किया कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है जो कि इस जिसको हम टीआरएनए कहते हैं, और वो क्या करता है कि वो इस न्यूक्लियोटाइड को कोडॉन के फॉर्म में रीड करने में मदद करता है और प्लस अमाइनो एसिड भी कैरी करता है, और उसके बाद वो इस प्रोसेस में पॉलीपेप्टाइड चेन में ये इंफॉर्मेशन को डालने में मदद करता है, राइट। तो इस बेसिक सी जानकारी के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपनी ट्रांसलेशन मशीनरी को समझते हैं। तो ट्रांसलेशन मशीनरी में यहाँ पे जो फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट किया गया है उसमें दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही जो मेजर ट्रांसलेशन मशीनरी चाहिए वो है राइबोसोम्स, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए और एमआरएनए, राइट। इसमें अगर हम लोग और भी सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप सोचे कि अच्छा प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर्स होते होंगे, यूकैरियोट में भी इनिशिएशन फैक्टर्स होते होंगे, यहाँ पे भी इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं यहाँ, और यूकैरियोट के केस में भी इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं, राइट। एंड यू कैन से कि हाँ राइबोसोमल आरएनए भी है, देन फिर कोडॉन्स हैं, देन एंटी कोडॉन्स हैं, या इसको हम लोग बात को जेनेटिक कोड में ही इंक्लूड कर सकते हैं। पर थोड़ा सा इस चीज़ को सिंप्लीफाई रखते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोगों को पूरा ये फाउंडेशन समझ में आ जाएगा, जो बेसिक ट्रांसलेशन मशीनरी समझ में आ जाएगी, तो ये जो बातें हैं ये ऑलरेडी आप आराम से इंक्लूड कर लेंगे इस टॉपिक में।
ठीक, तो हम लोग अभी ज़्यादा फोकस करेंगे ये जो चार बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो हर एक छोटी चीज़ है, एक कोड भी इम्पॉर्टेंट होता है, गलत हो जाएगा तो वो गलत अमाइनो एसिड कोड करेगा, बट टू आवर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग कि हम लोग किसी चीज़ को कैसे समझें, तो हम लोग अगर इन चारों को पहले समझ लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें हमें इंडल्ज करना बहुत ईजी रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें राइबोसोम्स, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S यूनिट्स, सिविडबर्ग यूनिट्स से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो देखते हैं एक बड़ा लार्ज सब यूनिट का बना होता है 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट। 50S सब यूनिट किन चीज़ों से बना होता है या 50S सब यूनिट के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम देखते हैं 50S सब यूनिट में 5S राइबोसोमल आरएनए है, 23S राइबोसोमल आरएनए है और 34 प्रोटीन्स हैं, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 34 प्रोटीन्स हैं और उसमें क्या है 5S आरएनए और 23S आरएनए प्रेजेंट है और वो 50S सब यूनिट बना रहे हैं। उसी तरह 30S सब यूनिट कंस्टिट्यूट ऑफ अबाउट 16S राइबोसोमल RNA and approximately 21 प्रोटीन्स। यूकैरियोट के केस में देखिए राइबोसोम्स क्या है, 80S राइबोसोम होता है और उसका बड़ा सब यूनिट 60S से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 40S सब यूनिट। 60S सब यूनिट में देखें तो 5.8S राइबोसोमल RNA, 5S राइबोसोमल RNA, 28S राइबोसोमल RNA एंड अप्रॉक्सीमेटली 49 प्रोटीन्स, राइट। और 40S सब यूनिट इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 18S राइबोसोमल RNA एंड अप्रॉक्सीमेटली 33 प्रोटीन्स। तो ये जो है जो आप ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि सभी राइबोसोमल आरएनए का अपना अपना एक रोल होता है, ये इंटरैक्शन में मदद करते हैं, राइट, इवन सम वर्क इन इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक, तो अभी के लिए प्लीज़ आपसे ये है रिक्वेस्ट कि आप लोग 16S राइबोसोमल आरएनए और या 40S सब यूनिट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और ये आपकी जॉब है कि किस सब यूनिट में कौन से राइबोसोमल आरएनए और कितनी प्रोटीन्स हैं अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होती है, वो आप ध्यान में रखें। ओके, सो जो दूसरा कंपोनेंट है वो है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसका क्या काम होता है कि ये टीआरएनए जो होता है टीआरएनए को और अमाइनो एसिड को दोनों को लेता है और टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड को चार्ज कर देता है टीआरएनए को, और फिर ये टीआरएनए फर्दर ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, जो कि धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एमआरएनए। एमआरएनए जो है प्रोकैरियोट में जैसे यूकैरियोट के केस में यहाँ पे कैपिंग होती है, इसके पास कैपिंग नहीं होती है। मतलब क्या एमआरएनए यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या यूकैरियोटिक में है, ये फर्दर आज के ही पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे, राइट। तो सारा अभी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों का एमआरएनए पर ही रहने वाला है, प्रोकैरियोट के एमआरएनए और यूकैरियोट के एमआरएनए में। ठीक, तो ओके, और बाकी फिर इस सभी जो मशीनरी एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो हम लोग डिटेल्ड में इसकी एनालिसिस भी करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। तो या जैसे हमने हाँ एक और बात, जैसे हमने यहाँ एमआरएनए लिया है, आप लोग राइबोसोमल आरएनए भी यहाँ पे अलग से देख सकते हैं, उसको भी समझा जा सकता है। बट अभी जैसा मैंने कहा कि हम लोग मेन एलिमेंट्स की ही बात करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमआरएनए से ही स्टार्ट करेंगे। एक और पिक्चर यहाँ पे है जो पिछले ही पिक्चर को थोड़ा सा और पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि देखिए कैसे चारों मिलके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं ये क्या है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। यहाँ पे इट इज़ विदाउट कैप, वो 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐसे लगाए हुए हैं, राइट। और ये बड़ा सब यूनिट 50S 30S सब यूनिट, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है इन ग्रीन, मैंने टीआरएनए दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे रेड में ये कोडॉन्स हैं और ये एंटी कोडॉन जो पेयर अप हो रहे हैं, एंड दिस इन ब्लैक इज अमाइनो एसिड,
राइट, फिर दूसरा आएगा और फिर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस। मतलब ये एक बेसिक स्कीम डायग्राम है जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये चारों एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे mRNA यहाँ पे दिखाया गया है, tRNA के 3 प्राइम एंड पर अमाइनो एसिड या एसाइलेशन चार्ज इसको किसने किया, tRNA पे अमाइनो एसिड को चार्ज किसने किया, इस एंजाइम ने चार्ज किया। फिर ये जो tRNA अमाइनो एसिड को लेके इस तरीके से यहाँ पे लॉन्च हुआ और फिर ये इनिशिएशन करेगा और फिर आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। और ये सारी चीज़ें जो आई हैं वो हो कहाँ रही हैं, राइट, वो राइबोसोम्स पे हो रही है। तो राइबोसोम इन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए कहा जाता है ये एक वर्क बेंच है, राइट। उसी तरीके से यूकैरियोटिक में यहाँ दिखाया गया है कि ये mRNA है और ये mRNA में कैप लगा हुआ है और ये पॉलीएडेनाइलेटेड टेल है और सेम 60S राइबोसोमल यूनिट, 40S सब यूनिट और mRNA यहाँ पे दिखाया गया है। tRNA के ऊपर अमाइनो एसाइलेशन जो चार्ज किया tRNA को, ये एंजाइम ने किया और फिर ये tRNA आके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कोडॉन जो कोड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो एंटी कोडॉन प्लस वो अमाइनो एसिड लेके आता है जो 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 कोड किया गया है, राइट। ओके, तो ये एक प्रेजेंटेशन था जो कि आपको हेल्प करेगा, ओवरऑल विजन जनरेट करेगा, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है और हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है mRNA का स्ट्रक्चर और ये mRNA का स्ट्रक्चर में आपको ये नहीं सोचना है कि ये mRNA का स्ट्रक्चर जो है ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि ये 2 डबल स्ट्रैंडेड हैं DNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कोडिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें एक mRNA मिल रहा है। इस mRNA में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट कोडॉन है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि लेंथ बड़ा है mRNA का, तो एक इंडिकेशन दे दिया गया कि हाँ भाई लंबी ये mRNA हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन इज अ स्टॉप कोडॉन है यहाँ पे और ये 5 प्राइम UTR है, यहाँ पे 3 प्राइम UTR है, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो तो उसमें स्टार्ट कोडॉन होगा, स्टॉप कोडॉन भी होगा। 5 प्राइम UTR यानी अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, कहाँ पे होते हैं, स्टार्ट कोडॉन से पहले जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, राइट। और ये स्टॉप कोडॉन के बाद ये 3 प्राइम UTR रीजन होता है। तो यहाँ पे हमने ना कैप लगाया है, कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं किया है कि ये इंडिकेट करे कि ये यूकैरियोटिक mRNA है या प्रोकैरियोटिक mRNA है, ठीक है। तो इसलिए ये एक जनरल mRNA दिया गया है। तो 5 प्राइम UTR ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम UTR भी, स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। और ये है आपका यहाँ पे दिख भी रहे, दिस इज कोडिंग रीजन या कह सकते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, उसका एक N टर्मिनल होगा और एक C टर्मिनल होगा, राइट। अब बात यहाँ पे आती है कि जो 5 प्राइम UTR रीजन है इसको हम लोग लीडर भी बोलते हैं, लीडर सीक्वेंस, और इसको हम लोग ट्रेलर सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेलर एंड लीडर सीक्वेंस। तो ये अनट्रांसलेटेड रीजन है यानी ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं पर इनका अपना एक रोल है इनिशिएशन या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में, ठीक। तो 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो मदद करता है इनिशिएशन में और 3 प्राइम UTR का थोड़ा रोल है टर्मिनेशन में, राइट। स्टॉप कोडॉन के बाद है तो उसके इसकी लोकलाइजेशन यहाँ पे मेंशन की है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड पर होता है, यस 5 प्राइम एंड। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज 3 प्राइम एंड, तो ये 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA एंड द स्टार्ट कोडॉन और इस 5 प्राइम एंड के बीच में ये लोकलाइज है 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। ये अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता इसीलिए अनट्रांसलेटेड बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट में इस 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है,
ठीक है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट को कुछ बुक्स में सीधे शाइंडल-गैनो सीक्वेंस कह दिया गया, बट राइबोसोम क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो वहाँ पे जब लॉन्च करेगा तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे राइबोसोम बाइंड कर रहा है, फिर वो शाइंडल-गैनो सीक्वेंस कुछ कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं जिससे वो मैच करेगा अपने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। क्या होगा वो हम लोग आके देखेंगे। यूकैरियोट में एग्जैक्टली वैसा सीक्वेंस नहीं होता है, उस तरह का नहीं होता है, मतलब राइबोसोम बाइंडिंग साइट टाइप ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कुछ अलग होता है, बट आगे जाके कुछ एक ऐसा सीक्वेंस ज़रूर मिलता है जिसे हम कहते हैं कोजैक सीक्वेंस। ठीक, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है वो हम लोग वो आप पढ़ने के बाद ही आप ये डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल आप ये जान सकते हैं कि अनट्रांसलेटेड रीजन में ही राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और यूकैरियोट के केस में कोजैक सीक्वेंस जो है वो थोड़ा स्टार्ट कोडॉन के करीब ही रहता है, तो थोड़ा सा अलग यहाँ पे हमें देखने को कुछ चीज़ें मिलेंगी। कोडिंग रीजन जो होता है वो क्या है, वो एक्चुअली में ओपन रीडिंग फ्रेम, यानी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक mRNA हो चाहे यूकैरियोटिक mRNA हो, जो तीन चीज़ें हमें दोनों में ही बात करनी है वो है 5 UTR, 3' UTR एंड कोडिंग रीजन यानी ओपन रीडिंग फ्रेम। क्या क्या अंतर होंगे वो हम लोग को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट है 3' अनट्रांसलेटेड रीजन विच इज टर्म्ड एज ट्रेलर सीक्वेंस, राइट, या ट्रेलर रीजन। तो ये कहाँ होता है, ऑब्वियसली स्टॉप कोडॉन और 3' एंड के बीच में होता है। ये भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, mRNA की स्टेबिलिटी को बाई इफेक्ट करता है, और ये इसका वेरिएशन हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, ओके, तो अभी ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम एक्चुअली में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज स्पैन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। वो रीडिंग फ्रेम, वो फ्रेम ट्रांसक्रिप्शन का जो कि स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में है, उसे हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। Uninterrupted sequence of codons in mRNA, from start to stop codon that is translated into amino acid in a polypeptide chain। इस डेफिनेशन को अमाइनो एसिड से लिंक आउट कर दिया गया है कि वो सीक्वेंस लगातार mRNA में जो कि स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में पाया जाता है और अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट करता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Next definition is a complete sequence of mRNA from initiation codon to the termination codon is termed as open reading। So there are different, क्योंकि आप लोग जब statements या कुछ ऐसे देखते हैं तो बहुत अलग अलग एंगल से, इसकी बात नहीं और भी जो statements होते हैं, तो इसलिए थोड़ा इन डेप्थ चीज़ों को समझना इट इज़ क्रिटिकल एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स, राइट। सो अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ORF फिर से बोल रहे हैं कि ये ORF की अगर बात हो रही है तो ये दोनों ये चीज़ें आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही लगा देंगे, राइट। तो अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ORF में हम देखें तो क्या होता है, ये कॉन्टिग्यूस होते हैं, जो ORF के जो कोड्स होते हैं दे आर कॉन्टिग्यूस, मीन्स कि ये अगर हमें पता है कि एक जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं तो ये अगर ख़त्म हुआ, सिर्फ इसके तुरंत बाउंड्री के बाद दूसरा हमें मिल गया ट्रिपलेट, फिर ये तीसरा मिल गया, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस होते हैं, राइट, पहली चीज़। उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे है AUG तो यहीं पे कुछ और शुरू हो जाए CUG, ऐसा ओवरलैपिंग फिनोमेना नहीं होगा, राइट। तीसरी चीज़ आती है सिंगल प्रोटीन, यानी अगर एक ORF की आप बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन ORF तो एटलीस्ट एक सिंगल प्रोटीन फिर बनेगी। अगर आप एक ORF को डिफाइन करते हैं तो कैसे कि AUG से लेकर स्टॉप कोडॉन तक जो फ्रेम हमें दिख रहा है वो कैपेबल है क्या बनाने के लिए, एक सिंगल प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो हम लोग थोड़ा फ्रेम को भी समझे, तो यहाँ पे हम लोगों को दो फ्रेम दिए गए हैं, ठीक, एक ये दिया गया है, एक ये, तो वो कैसे भी रीड आउट कर सकता है, एक उसने यहाँ से शुरू किया है और एक उसने यहाँ से शुरू किया। जब यहाँ से शुरू किया तो ट्रिपलिंग कोडॉन्स जो हैं वो बदल जाएंगे। हाँ, तो एक जो ये आपको वर्ड समझ में आ गया कि ये एक फ्रेम है, राइट। ओपन का मतलब क्या है कि ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, वो एक खुला हुआ है, राइट, मीन्स कोई जब मशीनरी आएगी बाइंड कर रही है उस ओपन रीजन से, राइट,
खुला है, यानी तुरंत ऐसा नहीं कि कोई स्टॉप कोडॉन वहाँ पे मौजूद है, ठीक। तो आराम से फिर क्या हो रहा है, वो उसको रीड आउट कर रहा है, बीच में कोई स्टॉप कोडॉन नहीं है, पूरा एक कंप्लीट फ्रेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर फ्रेम 2 में ही हम एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन लगा दें, स्टॉप कोडॉन हो, तो क्या ये फ्रेम सेलेक्ट करेगा? नहीं सेलेक्ट करेगा, राइट। एक कंप्लीट होना चाहिए जहाँ पे कोई बीच में बार बार वो ना हो, फ्रेम एक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए क्या कहा गया है, ओपन रीडिंग फ्रेम, राइट। मीन्स वो फ्रेम जिसके बीच में अमाइनो एसिड का करेक्ट कोडॉन अरेंजमेंट हो और वो अकॉर्डिंगली रीड आउट कर रहा है, प्लस स्टॉप और स्टार्ट कोडॉन के बीच में हो। नेक्स्ट इज और क्या प्रॉपर्टी होती है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर mRNA, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये यस दिस इज mRNA, तो उसके पास कम से कम एक ओपन रीडिंग फ्रेम तो होना चाहिए, ठीक। पहली चीज़, मतलब 5th पॉइंट हम लोग आ गए। 5वीं बात ये है कि अगर एक ORF है तो हम लोग उसको मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने यूकैरियोटिक mRNA का। तो आपको पता है दोनों में ही क्या होते हैं, UTR, 5' UTR, 3' UTR। यहाँ थोड़ा अलग कर दिया गया है, वहाँ पे हमने कैप की बात नहीं की थी, वो इसलिए वो जनरल स्ट्रक्चर था। तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है, यहाँ पे यूकैरियोट के केस में ज़्यादातर क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक ही अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ये ओपन रीडिंग फ्रेम एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, वो पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होके एक सिंगल प्रोटीन अराइज करेगी। तो दिस मेनली अकर्स इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अगर एक से ज़्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम है तो हम उसको पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं। और यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक में भी अगर हम बात करें तो एक ओपन रीडिंग फ्रेम जो है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को अराइज कर रहा है और उसके बाद एक ही प्रोटीन को बना रहा है। हालांकि ये पूरा पॉलीसिस्टोनिक mRNA फिर क्या कर सकता है, इट कैन अराइज अ मल्टी प्रोटीन, है ना, राइट। बट पॉइंट यहाँ पे बात जो समझना, एक ओपन रीडिंग फ्रेम जो है एक प्रकार का प्रोटीन बना रहा है, राइट, ओके। अब आते हैं, अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक mRNA की, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक mRNA यहाँ पे पहले DNA दिया हुआ है, फिर उसके बाद बताया कि ओके ये ट्रांसक्राइब होके mRNA मिल गया। तो प्रोकैरियोटिक में हमें क्या मिल गया, ओपन रीडिंग फ्रेम है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, राइट, ये स्टॉप कोडॉन है। इसके बीच में हमें एक ओपन रीडिंग फ्रेम मिल रहा है, ये 3 अनट्रांसलेटेड रीजन, 5 UTR रीजन होता है। और हमने क्या बताया था, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, राइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोकैरियोट के केस में बताई थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये ट्रांसलेट होने के बाद एक प्रोटीन बना रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक ही ओपन रीडिंग फ्रेम दिख रहा है। तो ये भाई सोचने वाली भी बात है कि प्रोकैरियोटिक mRNA में हम सोचते हैं कि लैकोपेरॉन, क्योंकि हमें पता होता है, तो ट्रिपोपेरॉन है, ये सभी क्या है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप ऑफ mRNA। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे ये बैक्टीरिया में सारे जितने सिस्टोन्स हैं वो सब पॉलीसिस्टोनिक होंगे, कुछ मोनोसिस्टोनिक भी होते हैं, ठीक। तो चलिए प्रोकैरियोटिक mRNA के बारे में और बातें निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी प्रकार का कैप नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कैप, ठीक। कैप क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन की बात है। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं, 1 फॉस्फेट टू दिस, तो यानी हम डिनोट कर सकते हैं दिस वे, अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। फिर है यहाँ पे RBS, अगर पॉलीसिस्टोनिक mRNA होगा तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, पॉलीसिस्टोनिक अगर mRNA होगा तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम है। एक से ज़्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम है तो उस केस में हमारे पास राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी एक से ज़्यादा होंगे, यानी मल्टीपल होंगे। और ये भी हो सकता है कि 2 ओपन रीडिंग फ्रेम के बीच में एक इंटरसिस्टोनिक रीजन भी प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसा अभी हम लोग इस केस में ही देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं
तो अगर ये इसको मान ले दिस इज RBS, तो यहाँ पे RBS ऐसे प्रेजेंट है, नॉट 5' UTR। हम लोग आगे डायग्राम में और क्लियरली देख लेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग को पता होता है जो स्टार्ट कोडॉन है वो AUG होता है, बट प्रोकैरियोट के केस में स्टार्ट कोडॉन जो है वो AUG, यस मोस्ट ऑफन यही होता है, बट GUG और UUG भी एज अ स्टार्ट कोडॉन फंक्शन कर सकते हैं। ठीक, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक mRNA मोस्टली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पर मोनोसिस्ट्रॉनिक भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसके पास एक से ज़्यादा ORF होंगे। ठीक है, हाँ ये डायग्राम देखिए क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट हमने अटैच कर दिया है, यानी ये 5' एंड दिस इज 3' एंड, राइट। तो यहाँ थोड़ा UTR दिखा है, UTR दिस इज 3' एंड पर UTR, राइट। ये है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये हो गया स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। यानी क्या हुआ, ये ओपन रीडिंग फ्रेम की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखी है कि जो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो फ्रेम है वो कैपेबल है ट्रांसलेट होके क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। उसी तरीके से फिर दूसरा रीडिंग फ्रेम है ये ORF2, ये भी किसके बीच में है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के, पर इसके भी पहले क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। सिमिलर विद द केस विद थर्ड ORF फ्रेम, उसके पास भी क्या है, उसका अपना स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और ये क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। यानी कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो गया, आप अभी लॉजिकली ये सोच सकते हैं अच्छा यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता होगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ता है, पहुंचता होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन ये शुरू करता है, फिर स्टॉप आता है, तो ये राइबोसोमल सब यूनिट क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर से राइबोसोम यहाँ पे बाइंड करता है, स्टार्ट करता है, स्टॉप पर आता है, फिर डिसोसिएट हो जाता है, और फिर इस तरीके से आगे के फ्रेम में वो काम करता है। ठीक है, तो अगर हम अब इसकी अगर बात करें राइबोसोम बाइंडिंग साइट में क्या होता है, शाइन-डलगैनो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं, तभी तो वो वहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। ठीक, तो अब आपको क्या याद रखना है, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब अभी मशीनरी का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे थे कि ये 30S सब यूनिट को याद रखिएगा। तो 30S सब यूनिट के पास कौन सा राइबोसोमल RNA था, 16S राइबोसोमल RNA था, राइट। तो 16S राइबोसोमल RNA डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। ठीक है, RNA है। mRNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, दिस इज योर mRNA। तो अगर ये वाला राइबोसोम आके यहाँ बाइंड कर रहा है तो ये क्या होगा कि ये वाले जो बेसेस हैं वो इसके साथ पेयर अप होने लगेंगे। ठीक, तो यही खास इसको बनाते हैं इन सीक्वेंस को, किन सीक्वेंस को, शाइन-डलगैनो सीक्वेंस को। जो शाइन-डलगैनो सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वही राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे, इसलिए कभी कभी टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है मतलब चाहे राइबोसोम बाइंडिंग साइट या शाइन-डलगैनो सीक्वेंस। ठीक है, सो इट इज व्हाट, शाइन-डलगैनो सीक्वेंस। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग अब देखें कि वो सीक्वेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है GGAGG। ठीक है, राइट, या यहाँ पे A हो सकता है AGG। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से, तो अभी आप यहाँ पे भी पॉइंट्स अपने निकाल सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए कि mRNA जो है यहाँ पे जो सीक्वेंस है, यहाँ जो सीक्वेंस है वो क्या है, शाइन-डलगैनो सीक्वेंस है, और वो प्यूरिन रिच है ना, प्यूरिन पाए जाते हैं, ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और तो ऑपोजिट जो 16S राइबोसोमल RNA है, ये किसके अंदर है, राइबोसोम के अंदर है। किस राइबोसोम के अंदर है, 30S सब यूनिट। ठीक है, इसलिए 30S सब यूनिट सबसे पहले बाइंड करती है। क्यों बाइंड करती है, उसके पास 16S राइबोसोमल RNA है। 16S राइबोसोमल RNA के पास क्या खास चीज़ है, उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है शाइन-डलगैनो सीक्वेंस के अगेंस्ट, और इसलिए वो इजीली बाइंड आउट कर लेती है। ठीक है, तो शाइन-डलगैनो सीक्वेंसेस
आपने देखा प्यूरिन रिच सीक्वेंस है, लगभग 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, AGG वो देखा। कहाँ पे लोकेटेड होता है, अगर स्टार्ट कोडॉन AUG को हम माने +1 तो लगभग -4 to -7 रीजन पे वो लोकेटेड होता है, राइट। और जो पिरिमिडीन रिच सेगमेंट है UCC ही ऑब्वियसली होगा, कहाँ पे 16S राइबोसोमल RNA के उस पर होगा और कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके। एक और ख़ास बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या है, ये जो mRNA है ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आपने इसको यहाँ पे हमने इलाबोरेट कर दिया है, उसके सीक्वेंस लिखे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोमल बाइंडिंग साइट और यहाँ पे हमने शाइंडल-गैनो सीक्वेंस बनाया हुआ है। तो ये भी क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन है, यानी शाइंडल-गैनो सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होता है, mRNA पर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर प्रेजेंट होता है, या वो एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। और उसको आप रीड कैसे कर रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर रहे हैं। क्या है उसका सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस जब भी हम लिखते हैं तो हमें डिनोट करना है कि हम किस एंड से किस एंड की तरफ लिख रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछे शाइंडल-गैनो सीक्वेंस तो ऑब्वियसली आप बताएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम व्हाट, AGG 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आप इसी तरीके से लिखेंगे ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और यहाँ पे AGG ऐसे लिखेंगे, ठीक। पर अगर इससे कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा स्ट्रैंड जो आएगा कोई, तो उसका ऑब्वियस ही बात है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब आप कैसे रीड आउट करेंगे, यहाँ से अगर ये A मैंने मान लिया है तो ये U के साथ पेयर अप कर रहा है तो UCC। तो ये क्या है, पिरिमिडीन रिच सीक्वेंस है 16S राइबोसोमल RNA में, विच इज प्रेजेंट इन 30th सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम and is oriented like 3 prime to 5 prime direction and is pyrimidine rich, ठीक है। तो यही बात हम लोगों ने जस्ट इस वाले उसमें देखी है, which is found where it is found UCC found near the 3 prime end of 16S ribosomal RNA and it pairs with the Shine-Dalgano sequence that to position the mRNA on the 30th subunit, clear। So अब सबसे बड़ी बात है कि क्या इनका कोई इन्फ्लुएंस होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस का, किसका, ये 16S राइबोसोमल RNA, राइट, विद दिस सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें और क्लियर आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं, दिस इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट शाइंडल-गैनो सीक्वेंस, राइट। तो ये SGS हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन, है ना, एक अच्छा खासा उसका एक हम लोग देख रहे हैं कि सीक्वेंस बताया गया है। और अगर ऐसा नहीं है कि हर जगह, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कंसेंसस सीक्वेंस, राइट। तो एकदम एग्जैक्ट इस तरह का सीक्वेंस होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बाइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बहुत अच्छा बाइंडिंग होगी और अच्छे से ट्रांसलेशन प्रोसीड हो पाएगा। पर ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का mRNA और किस तरह का ट्रांसलेशन प्रोसेस कंडक्ट करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें हालांकि जीन रेगुलेशन में भी समझाई जाती हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन हम लोग समझते हैं और जीन रेगुलेशन की भी बात कहते हैं, तो उस कंसिडरेशन में भी जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे कंसेंसस सीक्वेंस है, बट वो थोड़े वैरी कर सकते हैं और उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग वो इस पर डिसाइड होता है कि किस तरह का हमें जीन को ऑन करना है या ऑफ करना है। तो वो खैर उसकी एस्पेक्ट की बात हो गई। तो अभी हम लोग फ़िलहाल अब यहाँ पे आराम से ये समझ सकते हैं कि हमारे ये सीक्वेंस हैं, ये एक सीक्वेंस होते हैं शाइंडल-गैनो और 16S का पिरिमिडीन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। तो इस तरह का सीक्वेंस है बेटर है, पर ज़रूरी नहीं हर जगह हो, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और ट्रांसलेशन अगर कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से बहुत अच्छी हो तो बहुत अच्छा इनिशिएशन होता है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन होता है। सिर्फ यही इफ़ेक्ट नहीं करता, इन्फ्लुएंस करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, बल्कि RBS यानी राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्लस स्टार्ट कोडॉन के बीच में कितना स्पेस है, राइट, उसमें कितने सीक्वेंस का स्पेस है, ये भी गवर्न करता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस
कैसा होगा, तो जितनी एक्सटेंट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जितना एक्सटेंट अच्छा होगा कॉम्प्लीमेंटैरिटी का, उतना ट्रांसलेशन अच्छा होगा, राइट। तो इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है। तो जितने अच्छे से ये कोई बाइंडिंग होगी उतना बेटर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए, Shine-Dalgano सीक्वेंस। Shine-Dalgano सीक्वेंस कहाँ होता है, mRNA में होता है, हेल्पिंग इन राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो ये कंसेंसस सीक्वेंस दिए हुए हैं AGG, बट देयर इज अ काइंड ऑफ वेरिएशन इन द सीक्वेंस। और आप वेरिएशन कहाँ देख रहे हैं, इन सीक्वेंस में भी वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है, या LAC-I, LAC-Z, LAC-3 या थ्रियोनिन, सब में आप देख रहे हैं कि सभी में भाई ये सब जीन है, जीन ट्रांसक्राइब होंगे, ये इनका ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है और ये ट्रांसक्रिप्ट जो है ट्रांसलेट होंगे। तो देख रहे हैं सभी में थोड़ा इन सीक्वेंस में वेरिएशन हमें मिल रहा है। इवन वेरिएशन हमें कहाँ मिल रहा है, AUG कोडॉन, सभी में दिख रहे हैं AUG कोडॉन, पर इन AUG कोडॉन और इस Shine-Dalgano सीक्वेंस के बीच में जितना स्पेस है, वो स्पेस भी गवर्न कर रहा है ट्रांसलेशन प्रोसेस को या इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, सम प्रोकैरियोटिक ORF जो है दे लैक्स स्ट्रॉन्ग RBS, ठीक है। तो एक ये भी बात है कि कहीं कहीं पे भाई लैकिंग हो जाती है, जो ORF ओपन रीडिंग फ्रेम है वो हो सकता है नहीं हो। तो ऐसे केसेस में क्या हमें देखने को मिलता है, ट्रांसलेशनल कपलिंग भी एक फेनोमेना होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए अभी हम लोगों ने देखा था कि दिस इज स्टार्ट कोडॉन, दिस इज, सपोज मैं T से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज स्टॉप कोडॉन एंड दिस इज ओपन रीडिंग फ्रेम 1, ओपन रीडिंग फ्रेम 1। फिर यहाँ से स्टार्ट कोडॉन शुरू हो रहा है, फिर ओपन रीडिंग फ्रेम 2 आ रहा है और फिर ये उसका स्टॉप कोडॉन, क्लियर। तो अब किसी के पास अभी जस्ट हम लोग कह रहे हैं कि किसी प्रोटीन को बनने के लिए, यानी ट्रांसलेशन को होने के लिए क्या हमें चाहिए था, हमें चाहिए कि हमें राइबोसोम बाइंडिंग साइट यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये ORF1 है और यहाँ पे RBS होगा तभी, या Shine-Dalgano सीक्वेंस बोलिए, ये होने चाहिए तभी तो राइबोसोम यहाँ बाइंड करेंगे और फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और ये ओपन रीडिंग फ्रेम रीड किया जाएगा और उससे ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो अब इनका कहना है कि कोई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे, अब इसको देख लिया कि अभी हम लोग ने देखा था हर पॉलीसिस्टोनिक mRNA में ओपन रीडिंग फ्रेम, हर ओपन रीडिंग के पास क्या होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, पर कभी कभी ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं है। तो अभी क्या होगा, इस केस में ट्रांसलेशनल कपलिंग फिनोमेना होगा कि यानी ये यहाँ तक आया और इसके बाद इस यहाँ पे जो सीक्वेंस पाए जा रहे हैं वो मान लेते हैं AUGA पाया जा रहा है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो सीक्वेंस है ये इस ओपन रीडिंग फ्रेम के लिए ये स्टॉप कोडॉन की तरह काम करेगा और इस रीडिंग फ्रेम के लिए ये जो है ये स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ORF2 जो है, एक तरह से आप इस बात को एक नज़रिए से ये कह सकते हैं कि ये ओपन रीडिंग फ्रेम 2 जो है इसी का RBS यूटिलाइज करके खुद को ट्रांसलेट कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो है इसी का यहाँ पे जो एक सीक्वेंस पाया जा रहा है AUGA सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये जो सीक्वेंस पाया जा रहा है इसी में ये अपना स्टार्ट कोडॉन देख ले रहा है, या कह सकते हैं दोनों का स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम कह रहे हैं ट्रांसलेशनल कपलिंग, राइट। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोग देखिए जो चीज़ें बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो एक तो ये बात हो गई कि जहाँ पे पूछ लिया जाए कि ORF नहीं है तो क्या ट्रांसलेशन होगा विद ट्रांसलेशनल कपलिंग फिनोमेना। और अगर ये बात कर ली जाए कि हाँ, अगर हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट अगर इसकी कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम है उसमें भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा,
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो ओपन रीडिंग फ्रेम है अप स्ट्रीम साइड में उसी का आरबीएस इस्तेमाल हो रहा है डाउन स्ट्रीम ओआरएफ के लिए। तो डाउन स्ट्रीम ओआरएफ जो है वो अपने ट्रांसलेशन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, अप स्ट्रीम ओआरएफ का। ठीक, तो अगर कोई भी आरबीएस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या म्यूटेशन होता है या जीन्स में म्यूटेशन होता है तो क्या होगा, ओपन रीडिंग फ्रेम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं कि हम लोग ने लिखा है पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शाइंडल गैनो सीक्वेंस और 16S राइबोसोमल आरएनए की। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि शाइंडल गैनो सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन हो जाए तो एमआरएनए जो है ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। 16S राइबोसोमल आरएनए में भी हो जाए तो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उस केस में भी जो है देयर इज अ काइंड ऑफ डिलीटरियस विच इज वेरी मच डिलीटरियस टू द सेल एंड चेंजेस द पैटर्न ऑफ ट्रांसलेशन। हालांकि ये भी देखा गया है कि अगर शाइंडल गैनो सीक्वेंस में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है तो उस केस में जो 16S राइबोसोमल आरएनए है वो म्यूटेशन को सप्रेस करने में या रीस्टोर करने में बेस पेयरिंग के मदद कर सकता है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ इंटरसिस्टोनिक रीजन, राइट, तो ये आप थोड़ा हम लोगों ने बात की भी है। तो व्हाट इज इंटरसिस्टोनिक रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनेशन कोडॉन, दस यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन होगा, ये क्या है, ओपन रीडिंग फ्रेम है, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट कोडॉन होगा, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनेशन कोडॉन ऑफ वन जीन एंड द इनिशिएशन कोडॉन ऑफ नेक्स्ट जीन, यानी कि ये व्हाट इज दिस इज इंटरसिस्टोनिक रीजन। तो लॉन्ग अगर इंटरसिस्टोनिक रीजन है तो हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि लॉन्ग इंटरसिस्टोनिक रीजन है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें पहले तो ये देख लेना है दो कोडिंग रीजन बन रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी कि हमें दो ओआरएफ मिल रहे हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम मिल रहे हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम, राइट। तो ये एक स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे होगा इसका स्टार्ट स्टॉप। तो ये जो इंटरसिस्टोनिक रीजन है यहाँ पे ये बताया क्या जा रहा है, ये मेनली कॉमन है ना, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि हर ओपन रीडिंग फ्रेम के पहले क्या होता है, उसका राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस डायग्राम के बेसिस पे ये समझाया जा रहा है कि भाई अगर लॉन्ग इंटरसिस्टोनिक रीजन है तो वो क्या होता है, ये इनिशिएशन हुआ पहले ओपन रीडिंग फ्रेम का, टर्मिनेशन आया, डिसोसिएशन हो गया, चला गया, मतलब रिमूव हो गया, उसके बाद फिर फर्दर बाइंडिंग होगी और इनिशिएशन होगा। तो इस तरीके से हमारे जो पॉलीसिस्टोनिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं जीन्स के एमआरएनए के, वो इस तरीके से ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब बहुत कम डिस्टेंस हो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, तो ओवरलैपिंग हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल कपलिंग फिनोमेना, जहाँ पे आपको अलग से ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे ज़रूर क्या होगा, इस तरीके का सीक्वेंस होगा कि यहाँ पे ये स्टॉप कोडॉन हो जाएगा और ये इसके लिए स्टार्ट कोडॉन हो जाएगा, इसके लिए ये स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ओवरलैपिंग जहाँ पे हमें ट्रांसलेशनल कपलिंग देखने को मिलती है। और ये आ गई बात, अब हम लोग मूव करते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनए पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक एमआरएनए, क्योंकि देखिए सारे एमआरएनए को अगर हम अच्छे से समझेंगे, इसीलिए देखिए तो अब आपको आगे ये समझ में आएगा कि जब इनिशिएशन शुरू होगा, जब हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ेंगे कि इनिशिएशन और ट्रांसलेशन, तो क्योंकि आपको पता रहेगा एमआरएनए पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता है प्रोकैरियोटिक में हमें क्या चाहिए, आरबीएस साइट चाहिए, राइट, और क्या चाहिए, जो 30S सब यूनिट के अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो वो मदद करेंगे आपको फिर प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने में। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ चुके हैं हम लोग, 3' यूटीआर सीक्वेंस होता है, 5' यूटीआर सीक्वेंस होता है, और फिर क्या है, स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। दिस इज एन ओपन रीडिंग फ्रेम, राइट। मोनोसिस्टोनिक होता है ज़्यादातर, और ये हमें प्रोटीन मिल गया।
इस केस में यूकैरियोट में ज़्यादातर AUG ही स्टार्ट कोडॉन होता है, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा GUG और UUG था, इसमें AUG ही मोस्ट ऑफन और फ्रीक्वेंटली पाया जाता है एज अ स्टार्ट कोडॉन। ओके, और यहाँ पे 5 प्राइम कैप होता है। 5 प्राइम कैप मीन्स द मिथाइलेशन एट द ग्वानिन रेसिड्यू, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नोटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये डिटेलिंग ट्रांसक्रिप्शन की है तो अभी फ़िलहाल हम उस पर नहीं जा रहे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर। और ये जो स्टार्ट कोडॉन है उसमें यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसी के पास जो है हमें मिलते हैं स्पेसिफिक कोजैक सीक्वेंस। उस कोजैक सीक्वेंस में ही हमारा क्या छिपा हुआ है, AUG। तो पहली चीज़ उसमें क्या था कि जो AUG है वो कहाँ पाया जा रहा था, प्रोकैरियोटिक में अप स्ट्रीम की तरफ, यानी जहाँ आपके शाइनडेलगार्नो, यानी ये प्रोकैरियोटिक था आपका mRNA जो ये था, यहाँ पे यहाँ पे AUG कोडॉन था। तो शाइनडेलगार्नो सीक्वेंस कहाँ थे, शाइनडेलगार्नो सीक्वेंस यहाँ थे, ठीक। अब आप इस केस में देखें तो स्टार्ट कोडॉन के विदिन ही कोई, ये स्टार्ट कोडॉन है वो AUG ये लिखा हुआ है, ये विदिन कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आप शाइनडेलगार्नो सीक्वेंस जो था, कंसेंसस सीक्वेंस, वो आप स्ट्रीम की तरफ था, पर यहाँ पे विदिन कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस के आपके स्टार्ट कोडॉन पाया जा रहा है। और वो बुक्स में जिस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं वो सभी लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि NNN प्यूरीन, NN AUG G, या 5 प्राइम प्यूरीन की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया है, GA लिख दिया है, सेम N AUG G, या फिर लिख दिया है G मीन्स G, ये क्या है यहाँ पे बता दिया है कि मेनली पिरिमिडीन CC, फिर ये GA CC AUG, ठीक है। क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे कुछ उस पे आते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। तो आपको थोड़ा सा ये तीनों ही जो फॉर्मेट दिए हैं सीक्वेंस के ये पता होने चाहिए, यानी। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कोजैक सीक्वेंस में, वो ये और ये जो होते हैं ये बहुत ही डिटर्मिनेंट या फंडामेंटल कहे सीक्वेंस है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनिशिएशन में, राइट। कोजैक सीक्वेंस का ही ये हिस्सा है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, एक राइट कंटेस्ट में। क्योंकि अगर देखा ये इसका सेंस क्या है, क्योंकि इसमें पहले तो ये समझ लें थोड़ा सा कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 30S सब यूनिट के अंदर जो 16S राइबोसोमल RNA है वो दोनों, मतलब वो आके बाइंड करते हैं शाइनडेलगार्नो सीक्वेंस पे, ठीक है। यहाँ पे बाइंड करते हैं और उसके बाद इनिशिएशन की कहानी शुरू होती है। पर इस केस में क्या होता है कि 40S सब यूनिट बाइंड करती है इधर ही 5 प्राइम UTR साइड में विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस इनिशिएशन फैक्टर। और ये पूरी जो आपको पॉलीपेप्टाइड चेन अभी ये जो एकदम स्ट्रेट दिख रही है, ये पूरी फोल्ड हो जाती है, और पॉली A टेल से भी जो प्रोटीन्स बाइंड होती हैं वो भी फोल्ड होके इन फैक्टर्स से इंटरैक्ट करती हैं, राइट। तो यहाँ पे अब अगर मैं अभी बना दूँ कि इस कैप से, क्योंकि कैप बाइंडिंग प्रोटीन बहुत सारी यहाँ पे मान लेते हैं 40S सब यूनिट है, तो ये क्या करेगा कि ये आगे बढ़ेगा और ये स्कैन करेगा। इसको हम लोग कहते हैं स्कैनिंग मॉडल बताया गया है ये समझने के लिए कि कैसे ये यहाँ तक, क्योंकि 5 प्राइम UTR में भी AUG सीक्वेंस हो सकते हैं, पर वो वहाँ नहीं रुकता है, यानी वो उसको स्किप करता है। वो स्किप कैसे कर रहा है, क्योंकि
वहाँ पे इस प्रकार के सीक्वेंस नहीं पाए जा रहे। उसमें भी जो प्यूरीन और ग्वानिन यानी +4 कह सकते हैं, और यहाँ पे ये -3, अगर हम इसको +1 इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 -3, राइट। तो ये जो होते हैं ये स्पेसिफिकली उसको राइट कंटेस्ट में वहाँ पे रोकते हैं, यानी यहाँ पे आके रुकेगा और फिर इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी टीआरएनए का आना शुरू और फिर फर्दर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, राइट। तो हम लोग ने देखा कि स्टार्ट कोडॉन मेनली अगर यूकैरियोट में केस में देखें तो सिर्फ AUG होता है, राइट। ज़्यादातर ORF जो हैं यूकैरियोट के केस में मोस्टली क्या होते हैं, मोनोसिस्टोनिक होते हैं। हाँ, अभी इस पे हम लोग आते हैं। स्कैनिंग मॉडल दिया गया है, राइट। हम लोग ने जो अभी बताया कि 40S सब यूनिट पहले ही अपस्ट्रीम आके बाइंड करता है, बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हम लोग जब इनिशिएशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, इसीलिए अभी शुरू में लेक्चर में मैंने आपको पहले ही कहा था कि 30S 40S फिलहाल इसके लिए याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोट में 30S का अपना एक रोल था, यहाँ पे 30S सीधे राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर रहा है और फिर आगे बढ़ के AUG कोडॉन देख रहा है, खोज रहा है। यहाँ पे 40S सब यूनिट पहले यहाँ 5 प्राइम पे बाइंड करता है, उसके बाद वो स्कैन करता है, स्कैन करते हुए चलता है कि हमें किस AUG कोडॉन के साथ जुड़ना है। तो किसके साथ जुड़ना है, विद इन दैट कोजैक सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने प्रोकैरियोट के केस में बात की कि शाइन-डलगैनो सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, किससे इंटरैक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे 16S राइबोसोमल RNA से वो इंटरैक्ट कर रहा था। कहाँ प्रेजेंट है वो, 30S राइबोसोमल सब यूनिट में। पर ये कहाँ किससे इंटरैक्ट करता है, इनिशिएटर tRNA से इंटरैक्ट करता है कोजैक सीक्वेंस। कैसे, ये हम लोग थोड़ा इनिशिएशन प्रोसेस जब शुरू करेंगे तो वो देखेंगे। फिलहाल ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक और चीज़ है कि जो 5 प्राइम UTR है वो मतलब वो छोटा होता है, 3 प्राइम UTR यूकैरियोट का थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जब हम यहाँ पे कभी कभी UTR जो है 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम ये mRNA बना रहे हैं, mRNA अपना ही एक ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, इस तरीके का। और ये क्या है, यहाँ पे हमने AUG लिख दिया और ये स्टॉप कोडॉन है, दिस इज 3 प्राइम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे कैप लगा दिया, ये क्या है, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो जब 40S यूनिट जो है, जब यहाँ पे सारी लोडिंग हो जाती है, तो ये स्कैनिंग मॉडल में ये भी बात आती है कि अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो वो भी उसको क्या कर देगा, वो मेल्ट कर देगा और आगे वो किसको सर्च आउट कर रहा है, AUG। और AUG है कहाँ, यही कोजैक सीक्वेंस में ही मौजूद है, और ये यहाँ आके फिर इनिशिएशन का काम शुरू करेगा, ठीक है। ओके, तो मैंने ये बताया था डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं इस कोजैक सीक्वेंस में, जो कि उसको राइट कंटेस्ट में दिशा देंगे कि तुमको इसी AUG कोडॉन से शुरू करना है। बाकी यहाँ कोई AUG पाया जा रहा है तो इसी से शुरू नहीं कर देना है ट्रांसलेशन, तुमको राइट कंटेस्ट में खोजना है। और वो क्या है, रीजन्स जो हैं, कहीं कहीं पे ये -4 +1 दिए रहते हैं। +1 इस कंटेस्ट में आप समझ रहे हैं, +1 मीन्स अगर इस कंटेस्ट में देखा जाए तो कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है कि ये AUG को उन्होंने मान लिया है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज +1, तो ये हो गया दैट डिटर्मिनेंट। और फिर ये हो गया आपका, और -3 ये समझ गए, ये तुमने बनाया ही था, -3 पर ये प्रेजेंट है, एंड +4। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट for the initiation of translation in contest with the 40S pre-initiation complex, कि वो जज कर पाएंगे ओके दिस इज एक्चुअली द AUG जिसके जस्ट बाद में G है और जिसके जस्ट पहले जो है G या A मौजूद है, ठीक है। So these are the things कि the initiation complex is formed by binding of mRNA, initiation process called scanning, in which the small ribosomal subunit moves along 5 prime UTR in search of start codon,
what we have discussed right now. About 90% of eukaryotic mRNA use the first AUG encountered by the initiation complex as the start codon, and the remaining use the second, or in some cases the AUG as the start codon. The initiation complex is able to accurately locate the authentic start codon because the codon is embedded in a consensus sequence. कहाँ पे है consensus sequence? this जो हम लोगों ने डिस्कस किया, this consensus is called the Kozak sequence after Marilyn Kozak, who discovered it in 1978. So here we end this part, और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. टॉपिक नहीं, अभी तो यही चलेगा, मीन्स नेक्स्ट मशीनरी जो होगी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट और आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.